बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करें आमिना शेख साहिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन की जो खबरें हैं वो हमने हज़ारों बार देखी, उसको डिस्कस भी किया। अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, जिनमें बशमूल उनके अपोजिशन लीडर्स भी हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली हो या फिर सेनेट हो या फिर पंजाब असम्बली हो, वो सीनियर क़यादत भी शामिल है। उनकी नाअहलियों के बाद जो कन्फ्यूजन अब पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो पाई जाती है उनके बाई इलेक्शन से मुतालिक। अब उससे जो लखपत जो जेल है उससे खबर ये आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी, ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल होना चाहिए इलेक्शंस में, ये उनकी राय है। लेकिन पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इस बात पे एतराज़ करती रही बार बार कि इमरान खान की जानिब से जो फैसला है वो फोर्स किया जाता है। तो अब देखते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा इमरान खान की जानिब से या नहीं। साथ साहब, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया, शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शंस में जाना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें इमरान खान साहब की जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है उसके ऊपर अभी कॉन्फर्मेशन नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जो बाहर आए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए। इमरान खान साहब की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप प्लीज़ मेरी तौसीक कीजिएगा। अगर इमरान खान साहब का ये फैसला है, उनकी तरफ से कम्युनिकेट किया गया लीडरशिप को कि हमें इलेक्शंस का बॉयकॉट करना चाहिए, तो पाकिस्तान की जो फॉलोअर्स हैं पीटीआई के, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के फॉलोअर्स नहीं हैं, यास्मीन राशिद साहिबा के मतलब बड़े बड़े जो कदावर शख्सियात हैं पीटीआई में, उनकी बड़ी इज़्ज़त है। लेकिन उनकी इज़्ज़त की एक बहुत लार्ज वजह यह है कि वो इमरान खान साहब के साथ लॉयल रहे, वो उनके फैसलों के साथ, उनके बयानिए के साथ लॉयल रहे। मेरे ख्याल में कोई भी पॉलिटिकल लीडर या कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप का ग्रुप, ख्वाह उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब इन्वॉल्व हों या मतलब शामिल हों या ना हों, अगर इमरान खान साहब की स्टेटेड पॉलिसी से जो उन्होंने ऑफिशियली कम्युनिकेट की हो उससे डिविएट करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको पब्लिक में पजीराई मिलेगी। मेरे ख्याल में जो इलेक्शन के अंदर अगर बाई इलेक्शन कंटेस्ट करना है या नहीं करना, इसमें जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो वही होगा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शाह महमूद कुरैशी साहब और कोई शाह महमूद कुरैशी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ क्यों है इमरान खान की वजह से? वो ऐसा क्या देख रहे हैं जो इमरान खान नहीं देख रहे, या इमरान खान ऐसा क्या देख रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब देखने से कासिर है? जी, मैं आपकी तरफ इसी सवाल से आती हूँ, बस साथ साहब का इस पे प्लीज अलाउ हर टू आंसर दैट। अच्छा, चलें आमना आप बताएं, फिर मैं साथ साहब की तरफ आती हूँ। लेकिन हमरा इमरान खान की जो नेचर और पर्सनालिटी है ना, वो हमेशा से एक इंतहाई सेल्फ सेंटर्ड किस्म के इंसान है। आपने देखा होगा कि जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या वो कौम से खिताब करें या वो इवेंट ट्वीट करें, तो उनके एक जुमले के अंदर 4 दफा तो मैं आते हैं। और इमरान खान साहब को डुबाने वाली भी उनकी मैं ही है। तो जो इस वक्त आपने के सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग किया, मैं रह नहीं सकी इसका जवाब देने से। आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को ऐसा क्या नजर आता है और इमरान खान को क्या नजर आता है, तो इस वक्त दोनों के अपने अपने मफादात हैं जो दोनों को नजर आ रहे हैं। अच्छा। शाह महमूद कुरैशी साहब को ये नजर आ रहा है कि अगर उनकी लीडरशिप में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ती है और जीत जाती है, तो एकदम से उनकी इम्पोर्टेंस एज सेकंड इन कमांड बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगी। वो एकदम से बहुत अहम हो जाएंगे। मे बी इवन अगर वो जेल से जब बाहर आते हैं अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए और बड़े इंपॉर्टेंट पार्टी के ओहदों के लिए, पार्टी के अंदर क्योंकि इस वक्त क़यादत का फुकदान है, कोई लीड करने वाला नहीं है, और अगर वो उनकी स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करेगी तो ही विल बी अ वेरी क्लियर ऑप्शन एज द सेकंड इन कमांड और एज द करंट लीडर फॉर पीटीआई। इमरान खान साहब और एट द सेम टाइम इमरान खान साहब को यही डर है, यही तकलीफ है कि कहीं ये ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ऑल्दो देखिए, हमारा एक पॉलिटिकली जो बिलीफ है वो ये है, और यकीनन ऐसा ही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। लेकिन इमरान खान साहब बीइंग द सेल्फ सेंटर्ड पर्सन दैट ही इज, उनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मौसर हिकमत अमली इलेक्शंस में शाह महमूद कुरैशी साहब डिवाइस करते हैं, कहीं वो पार्टी को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं वो ऐसा प्लान देने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें जो लीडरशिप की डेफिशिएंसी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन 2-3 साल से पाई जा रही है, उसको पुर कर देते हैं। तो इमरान खान साहब को इस बात की भी
अच्छा है। वही जो शाह महमूद कुरैशी साहब जिस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, इमरान अच्छा। खान साहब एग्जैक्टली इस चीज को एज ए थ्रेट देख रहे हैं कि कहीं, क्योंकि इस वक्त तक तो उनके अच्छा, लिए तो जो मैंने अंडरस्टैंड किया, आमना, वो माजर के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं मैंने जो एक अंडरस्टैंड किया गुजारिश आपकी करूं? बात से, वो ये जी प्लीज कीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त खुद इमरान खान के लिए थ्रेट बन रहे हैं, एंड दिस इज वाई जो इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर वो इस इलेक्शन को लीड करते हैं और हाँ, वो एक ऐसी इम्यूनिटी हमने देने में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, जो सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है ना, मैं हम सबको पता है, और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि इमरान खान साहब की पूरी पार्टी वन मैन शो है। इमरान अच्छा। खान की पार्टी इज नो 2 people, 3 people, 5 people, नथिंग। इन्होंने खुद कहा कि जिसकी जो इज्जत है वो इमरान खान की वजह से। इमरान खान ने खुद कहा, इनका पार्टी मौके हमेशा ये रहा। इस हद तक ये तो आगे चलेगा कि इन्होंने इमरान खान के आगे कर दिया। इन्होंने कहा इमरान खान है तो पाकिस्तान है। तो ये ऐसा किसने कहा बदला मैडम? अपने साथ किसने कहा अपने ये? खुद के साथ। आपकी बहुत सारी लीडरशिप टीवी पे भी कह चुके हैं, नीड्स भी मैडम कर सॉरी, सकती है। मेरी लीडरशिप नहीं, मेरे लीडर तो नवाज शख्स ने भी शरीफ साहब कहा हैं, कि एक मैं शख्स तो ने एक पाकिस्तान का बहुत हुब्बुल बोला। वतन। लेकिन जिसने भी तो कहा, आप ही कहा, आप बात ये उनको है कहें, कि आप मेरे नाम से बात ना करें, तीसरी गुजारिश। आपके नाम से नहीं की, मैंने आपके नाम से नहीं की, मैंने आपके नाम से बिल्कुल नहीं की। मैंने कहा पीटीआई की बहुत सारी लीडरशिप इस हद तक चली गई कि उन्होंने ये ट्वीट्स की, उन्होंने ये बयानात दिए। तो इस वक्त यकीन करें, शराकत की जंग है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी में। जो इतना सेल्फ सेंटर्ड इंसान होता है, जो मैं से भरा हुआ इंसान होता है, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसके लेवल पे, तो क्या उसके करीब भी अगर किसी को इम्पोर्टेंस मिल जाए, ख्वाह वो उसका ही अपना सबॉर्डिनेट बना हुआ हायरार्की में, उससे वो बर्दाश्त नहीं है। इमरान खान साहब की नीचे और ये वजह है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की वजह, जिसकी वजह से इमरान खान नहीं चाहते कि बाई इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किए जाएं। ठीक, मैं मैडम सिर्फ इसमें इतनी गुजारिश करूंगा जी कि सर, मेरे नाकिस राय में शाह महमूद कुरैशी साहब की अभी तक क्या पॉपुलैरिटी देख ले सारे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, और उनकी सियासत देख लें, तो मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सियासी समझ और बसीरत उन लोगों को जो नून लीग को एडवाइस कर रहे हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा है। और उसकी दलील ये है कि वो इस बात को समझते हैं कि ये पावर पॉलिटिक्स एक लम्हे की, अगले 2 महीने की, अगले 4 दिन की, कौन थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, जिसको कोई ओहदा मिल जाएगा, या कौन लीडरशिप रोल में आ जाएगा, ये कहानी इससे थोड़ी आगे जा चुकी है। अच्छा, भाई इस वक्त, सॉरी मैं बात आपकी पे मैंने नहीं इंटरप्ट किया, देखिए बात को थोड़ा समझें। ये बात अब तकरीबन ख़त्म हो गई है कि कौन शख्स अगले 3 महीने, 6 महीने, साल पीटीआई को लीड कौन करेगा, जिसके अंदर शाह महमूद साहब का भी घोड़ा दौड़ रहा है या किसी और, ये बात नहीं हो रही। अच्छा, ये सिर्फ नून लीग के मेरा ख्याल है नैरेटिव में हो रही है, जैसे भी हमने मैडम की उसमें सोचा। हर बंदे को पीटीआई में पता है, पीटीआई में क्या पाकिस्तान भर में हर बंदे को पता है कि वो शाह महमूद कुरैशी हों, वो अली अमीन गंडापुर हों, वो बहुत लॉयलिस्ट, एक मैंने शाह महमूद कुरैशी या मैंने यास्मीन राश, वो इतने लॉयलिस्ट और इतने पॉपुलर लीडर्स हों, या वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरह जिन पे पार्टी के अपने लिए बहुत सारे लोग शक करते हैं, उस तरह के लोग हों, जो भी इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन से टकराएगा या उसको फॉलो नहीं करेगा या उसको चैलेंज करेगा, कहेगा कि मैं इमरान खान जैसा लीडर हूँ, वो उसकी पाकिस्तान की पीटीआई की पॉलिटिक्स में कोई स्पेस नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब एक समझदार आदमी है जिनको ये बात समझ आती है। अगर उनको ये बात समझ नहीं आती होती, सॉरी मैडम मैंने आपकी बात में नहीं इंटरप्ट किया, गुजारिश है अच्छा, ये जो पावर पॉलिटिक्स है कि एयर अपेरेंट कौन होगा, जो आपने देखा कि पिछले 5-7 साल के अंदर, पिछले 5 to 7 years में नून लीग में हुई, हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए, फिर नहीं बने, फिर एक एयर अपेरेंट की हर जगह पे होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर उस विल की वजह से एक कहानी थोड़ी सेटल हुई, क्योंकि एयर अपेरेंट की एक बैटल थी कि कौन होगा किसी भी पार्टी का लीडर। मेरे ख्याल में पीटीआई के कोई शख्स भी जो सीरियसली अपने आप को पीटीआई में लॉन्ग टर्म देखना चाहता है या पाकिस्तान की सियासत में लॉन्ग टर्म रेलेवेंट रहना चाहता है पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, उसको इस बात का इदराक है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को शायद सबसे ज्यादा
کہ آپ عمران خان صاحب کی دی ہوئی اسٹریٹجی کے خلاف چل کے لوگوں میں پذیرائی نہیں لے سکتے. آپ طاقت لے سکتے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے اختیار لے سکتے ہیں, آپ لیڈر آف اپوزیشن بن جائیں گے, واہ واہ واہ, گاڑی آگے پیچھے چلے گی, ایک سکوٹر آگے دو سکوٹر پیچھے, لیکن آپ کو لوگوں میں پذیرائی نہیں ملے گی. وہ اس وقت عمران خان صاحب کے نیریٹو کی پذیرائی ہے. میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس کو چیلنج نہیں کریں تو مطلب کہ آپ کی رائے کے مطابق ساتھ صاحب وہ مخالفت نہیں کر رہے, وہ صرف اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہے ہیں, جیسے کہ قیادت بھی بار بار عمران خان کے ساتھ کرتی ہے کہ آپ ہماری فیصلوں, جیسے میں نے بالکل شروع میں کہا کہ میرے خیال میں جس دن عمران خان صاحب نے, ابھی سب اپنی اوپینین دے رہے ہیں, جس دن عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کر دیا کہ ہمارے خیال میں کرنا چاہیے, شاہ محمود قریشی صاحب اس کے خلاف نہیں جائیں گے. ٹھیک. آمنہ, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ساتھ صاحب کا ماننا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہی اصل فیصلہ, اور کوئی بھی اس کے خلاف جانے کے بارے میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوگا. گورنمنٹ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی فائنل فیصلہ آتا ہے عمران خان کی طرف سے, گورنمنٹ ان کا جو گورنمنٹ کیا سمجھتی ہے کہ کس طرح سے ان کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف جاتی ہے الیکشنز میں یا پھر نہیں جاتی؟ دیکھیں, ساتھ صاحب کی معصومیت پہ تو میں ہمیشہ سے قربان ہوں. میں نے کوئی بات ہی نہیں کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان سے ٹکر لے رہے ہیں, ان کے فیصلے کی خلاف ورزی. یہ تو سارے شاید ان کے اپنے دل کے خدشات ہیں یا پتہ نہیں ان کی اپنی خواہشات ہیں. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں نے یہ بات نہیں. جو میں نے کہا, آپ نے صرف یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کا اوپینین ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. شاہ محمود قریشی کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. تو دونوں کی کیا, اس کے پیچھے ان کو کیا نظر آتا ہے, ان کو کیا نظر آتا ہے. میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ دونوں کے اوپینینز کی ریزنز آپ کو بتائی کہ یہ شراکت کی جنگ ہے, اس بندے کو اپنی ریلیونس بنانی ہے, دوسرا چاہتا ہے کہ کوئی اور ریلیونٹ نہ ہو میرے علاوہ. اور میں نے بتایا کہ کیوں آپ کی اوپینین میرے خیال میں درست نہیں. اور اس کے اوپر ساتھ صاحب نے تو ہمیں بہت لمبی سی کلاس دی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر. ہم نے تو اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح سنی, لیکن وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی کیا ریلیونس تھی, کیونکہ نہ ہم نے کوئی ٹکراؤ کی بات کی, نہ لڑائی کی بات کی, نہ فیصلے کے خلاف جانے کی بات کی. تو اس لیے یہ ایک بات ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ کیا چیز مضبوط کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کس پوزیشن میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے اگر پاکستان تحریک انصاف بوائیکاٹ کرتی ہے یا پھر تحریک انصاف آتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک جمہوری عمل ہے تو اس میں بوائیکاٹ کرنا سولوشن تو نہیں ہوتا, لیکن فار پولیٹیکل ریزنز اگر پاکستان تحریک انصاف لیٹس سے کہ وہ نہیں کرتی کانٹیسٹ, تو اس پہ گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ واٹ وڈ گورنمنٹ وانٹ؟ لیکن ہمارا گورنمنٹ نے ہمیشہ سے ہماری حکومت نے ڈیموکریٹک نارمز کو بڑی عزت دی ہے. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا کہ ڈیموکریٹک نارمز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت چلنی چاہیے, ملک چلنا چاہیے, سیاست چلنی چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو, اگر اپنے آئین اور قانون کو, اپنی ڈیموکریسی کو بھول جائیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. تباہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور اگر اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو شاید نہ کہ وہ خوش ہوتے اپنے آپوننٹس کے بوائیکاٹ کرنے کے اوپر, بلکہ ایسا ماحول جان بوجھ کے پیدا کرتے اور اس ہوپنگ کے اپوزیشن بوائیکاٹ کرتے. لیکن اس وقت کی حکومت کی نہ ایسی کوئی خواہش ہے اور نہ ایسی کوئی ضرورت ہے. الحمدللہ ہم اپنی پرفارمنس کے اوپر, ہم اپنی جو پچھلے 1.5 سال میں ہماری کارکردگی ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں, جو ہماری ریوائول ہے, اس کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہے کہ پاکستان کی عوام کو نظر آ چکا ہے کہ پاکستان بنانے والا کون ہے, پاکستان کو اجاڑنے والا کون ہے. اور ہمیں الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو مرضی کر لے, الیکشن میں شکست دے نہیں سکتی. اور پاکستان مسلم نواز ہمیشہ یہی چاہے گی کہ جمہوری عمل جو ہے وہ اسی جمہوریت کے حسن کے ساتھ ہو جس طرح سے آئین اور قانون کی اس کو بیان کرتا ہے, نہ کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کارنر کرتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ساتھ صاحب ایک اور پرابلم بھی جو ہے وہ میم آپ کو پتہ چلا کہ حکومت کیا کہے گی؟ جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب کا آپ کو تھوڑا اندازہ وہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت تو یہی چاہے گی اوبیسلی کہ پاکستان تحریک انصاف. سوری میڈم, آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشنز کیا ہوں کہ وہ ضرور کنٹیسٹ کریں؟ شور جی, گورنمنٹ یہ چاہتی ہے. اچھا ساتھ صاحب اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت اپوزیشن لیڈرز کی نشستیں خالی ہیں اور پارلیمان کے اندر ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لے کے کیا کرے گی؟ میڈم دیکھیے, پارلیمان کا جیسے کہ آپ جانتی ہیں تقریباً 1.5 سال گزر چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ 1/4 پیریڈ تقریباً پارلیمان کا گزر چکا ہے. اور
ट्रेडिशनली जब कोई हुकूमत पावर में आती है इलेक्शन जीत के, जब उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल होता है, उस वक्त वो मैक्सिमम इनपुट और चीज़ें करती है, लेजिस्लेशन करती है, दीगर चीज़ें करती है ठीक करने के लिए कुछ निज़ाम को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब 1/4 गुजर चुका है, तो पार्लियामान ने पब्लिक गुड की, जिसमें पब्लिक यूटिलिटी प्रोवाइड की गई हो, पब्लिक रिलीफ प्रोवाइड किया गया हो, उसकी कितनी लेजिस्लेशंस की हैं, या कौन सी 4-5 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस जो पब्लिक गुड के लिए हुई हैं? तो मेरा ख्याल है कोई शख्स भी इसको नहीं इन्यूमरेट कर सकता। ये कहना कि पार्लियामान एक फंक्शनल पार्लियामान है जहां पे पब्लिक चीज़ों पे बहस होती है, जिस पे नेशनल इश्यूज डिबेट होते हैं, जिसमें पॉलिसी के तहत लेजिस्लेशन होती है, पार्लियामान एक इस तरह की का फाल फोरम है, ये थोड़ी ज्यादती होगी उस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के साथ जो हमने अपने आइन में कम से कम तहरीर शुदा अंदाज में लिखी हुई है। इस पार्लियामान के अंदर ऑपोजिशन के 4 लोग बढ़ जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऑपोजिशन की साइड के ऊपर मौजूद हैं वो कहते हैं दूसरों को कि आप में से तो कोई एक सीट नहीं जीता, पता नहीं टोटल 17 सीटें हैं आपकी। जो दूसरी साइड है वो कहती है कि हम आपको अगले भी आप जितने मर्जी इलेक्शंस करवा लें, जैसे अभी मैडम ने भी फरमाया सिकंदर सुल्तान राजा साहब के नीचे हम सारे जीत जाएंगे। और ये दोनों बातें हकीकत हो सकती हैं। हैरान कुन बात यह है, हम एक ऐसे पॉलिटिकल लम्हे में बैठे हैं कि ये दोनों बातें हो सकता है हकीकत हो। वाकई उन्होंने 17 सीटें जीती हों और बाकी दी गई हों, और वाकई शायद सिकंदर सुल्तान राजा के नीचे कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ना जीत सके सिवाय नून लीग के। हम एक अजीब से पॉलिटिकल लम्हे में रहते हैं। मैं मैडम की बात से एग्री करता हूँ। लेकिन साथ साहब जो मेरा सवाल था सीट से मुतालिक, जो उस पे तो सॉरी इसको कनेक्ट करते हुए, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 80 सीटें रह जाएं या 40 रह जाएं या 10 हो जाएं। पार्लियामान कोई ऐसा काम नहीं कर रही जो 2/3 मेजॉरिटी इफेक्टिवली उनको चाहिए कोई भी काम कर लेने के लिए, 26वीं तरमीम तक कर लेने के लिए वो हुकूमत के पास मौजूद है। अब उस बाकी की 1/3 में तहरीक इंसाफ की 5 सीटें ज्यादा हो कम हो से इस पार्लियामान के सिस्टम के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पार्लियामान कोई फाल इंस्टीट्यूशनल रोल प्ले कर रही होती, कोई पॉलिटिकल मिटिगेशन कर रही होती, कोई डायलॉग करवा रही होती, कोई नेशनल इश्यूज डिस्कस कर रही होती, कोई जो हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं, जिस तरह भारत की पार्लियामान के अंदर लोगों ने डिस्कस की है अभी हफ्ता 10 दिन पहले, कैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से कैसे सख्त सवाल पूछे, प्राइम मिनिस्टर को आके डिफेंस देना पड़ा, पूरे मुल्क ने पार्लियामान की तकरीर सुन के उसमें से जाना कि इंडिया की पॉलिसी क्या है। अगर पाकिस्तान में भी पार्लियामान इस तरह चल रही होती तो फिर तो बड़ा नुकसान होता पीटीआई को कि उनकी वो कंटेस्ट करके उनको सीटें नहीं मिलेंगी। इस पार्लियामान में क्या फर्क पड़ता है? सही हो गया। अब आमना, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ऑपोजिशन लीडर से मुतालिक नाम नहीं देती, उसमें अगर कोई डेवलपमेंट नहीं होती, कोई पेशरफ्त उसमें सामने नहीं आती, तो पार्लियामान में सियासी बहरान मजीद बढ़ जाएगा? पहले तो मैं साथ को कुछ क्योंकि इन्होंने कहा कि जब से हुकूमत में आए तो क्या लेजिस्लेशन की, मैं इनको थोड़ी सी लेजिस्लेशन बता दूं। हमने लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी बिल 2024 में पास करा। मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट वंस बता दूं, अदरवाइज देयर आर मेनी। सिविल कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट आया, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई, टॉक्सिन वेपन्स के ऊपर जो है हमने इम्प्लीमेंटेशन, जो हमने कन्वेंशन साइन की है उसके ऊपर सिटीजनशिप एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुई थी, आपको याद है? मैं आपको याद करवा दूं। सिटीजनशिप एक्ट में पब्लिक इंटरेस्ट की क्या लिटिगेशन हुई, क्या लेजिस्लेशन हुई? जवाब मुकम्मल करें साथ फिर आपके जी इसमें से एक पब्लिक गुड बताएं ना, सिटीजनशिप एक्ट का बताएं ना क्या था। मैं आपको सारी चीजें बताऊं। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या लेजिस्लेशन थी। पब्लिक गुड से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ट्रैफिकिंग इन पर्संस के ऊपर जो है हमने अमेंडमेंट्स की। सबसे बड़ी डेवलपमेंट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हमने पास कराया। हमने जितने सरकारी इदारों के अंदर जो फीस होती हैं जिस भी चीज की, आपकी पासपोर्ट की, आपकी आईडी कार्ड की, हर चीज की, उसके अंदर एल्डर सिटीजन्स के लिए स्पेशल चार्जेस इंट्रोड्यूस करवाए। बात, और ये मैंने आपको कहा कि मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले बताऊं। इसी तरह पंजाब में भी देयर इज अ लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन। बात ये है कि बैरिस्टर साहब को ऐसे लगता है कि इस तरह के हवाई मैडम इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की मुझे बात बताएं ना जरा, सिटीजनशिप एक्ट में क्या थी? तमाम बेस जो है ना, सिटीजनशिप एक्ट के अंदर जो आपने अमेंडमेंट की, मैं आपको बता सकता हूँ वो क्या है, उसमें पब्लिक गुड क्या है, आप मुझे बता सकती हैं? और मैं आपको सॉरी कुछ और भी गिनवाता चलूं, जो आपने अपनी तनख्वाहें बढ़वाई वो वाली लेजिस्लेशंस भी गिनवा दें। नहीं, आप जरूर गिनवाएं, मैंने तो ये नहीं कहा टैक्सेस वाली भी खैर, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट वाला जरा बताइएगा।
अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मुझे ऑल्सो गेट बैक टू द टॉपिक कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएगा पार्लियामेंट में। ना मुझे 1 मिनट उनको बताने दी, जी प्लीज, उसके बाद बताइएगा। जी साथी, कि लेजिस्लेशन जब भी होती है, लेजिस्लेशन क्या होता है, मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करती चलूं कि लेजिस्लेशन किसी मुल्क के अंदर बनाया गया कानून होता है जो अवाम के ऊपर नाफिज किया जाता है, और अवाम पे नाफिज होने वाला हर कानून लॉ एंड ऑर्डर और जो ड्यू प्रोसेस की अक्कासी करता है, वो हर कानून अवाम के बेहतरीन मफाद के लिए ही होता है। कानून था यहाँ पे बनाए जाने वाले कवानीन जो हैं। अच्छा हमने इस सेगमेंट से मुझे ब्रेक पे जाना है, प्लीज जल्दी जवाब दीजिएगा। जी प्लीज आप देखिए। चले ठीक है, फिर ब्रेक शामिल कर लेते हैं। नाज़रीन हमारी गुली रहती है ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका है, किस किस से मुलाकातें हुई और फिर भारत क्या कर रहा है उस पर बात होती है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन 2 महीनों में पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका का ये दूसरा दौरा किया और इस दौरे में उन्होंने तमाम तर मीटिंग्स जो की वो इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। अच्छा, उसमें जो मीटिंग्स हुई उसके अलावा भी आर्मी चीफ ने जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब किया। साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में वो कहते हैं कि भारत ने अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, इससे पहले भी चाहा, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो डेस्परेशन है इस वक्त भारत की वो हमें खुल के नजर आती है। कल उनके एयर चीफ ने जो बयान दिया, फिर उनके आर्मी चीफ का आज बयान आया। अब 3-4 महीने के बाद जाके आपको याद आती है कि आपने कितने तैयारे पाकिस्तान के मार गिराए थे। मेरे ख्याल में वो 3 महीने में काउंट कर रहे थे कि कितने, तो वो तादाद अब जाके 6 निकली है। मतलब आप नंबर्स तो चेंज कर सकते हो। तो ये जो भारत की एक तरफ तो डेस्परेशन है और दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल का इतना अहम दौरा एक बार फिर से, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, भारत की डेस्परेशन के ऊपर तो क्या ही बात करें। मैंने मेरी नाकिस सी राय में आपके इसी प्लेटफॉर्म से पहले भी ये थी और अब भी ये है कि भारत को इसमें कोई डाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि भारत को बिलाशुबा एक मिलिट्री डिफीट हुई जो कि बड़ी सीरियस मिलिट्री डिफीट थी। इसमें कोई शक नहीं कि भारत को बिलाशुबा एक डिप्लोमेटिक डिफीट हुई जो कि बड़ी भारी डिप्लोमेटिक डिफीट थी, अब तक चल रही है। इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत को एक बहुत सीरियस किस्म की जो पावर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है भारत का अमेरिका के साथ, इन पर्टिकुलर वीज़ावी पाकिस्तान का अमेरिका के साथ या चीन के साथ, उसके अंदर डिफीट हुई। लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो देर पा डिफीट है, जिसके समरात बार बार भारत को सामने सहने पड़ रहे हैं, वो भारत की क्रेडिबिलिटी की डिफीट हुई। कि उन्होंने जिस तरह की बातें की कि पहले दिन ही कह दिया कि पहलगाम के ये करवाया ही पाकिस्तान ने है, आधे घंटे में 20 मिनट में FIR कट गई। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पता नहीं लाहौर उन्होंने फतह कर लिया है, तो पता नहीं कराची को ये कर लिया है। उनके नेशनल टेलीविजन, रिस्पॉन्सिबल टेलीविजन के ऊपर ये बात हो रही थी। तो भारत की जो क्रेडिबिलिटी, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने जहाज गिरा दिए हैं, फिर कहा कि हमारा पहले कहा कि कोई जहाज नहीं गिरा, फिर जब दुनिया ने इसको वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ कुछ गिरे हैं, फिर उन्होंने कहा हमने भी गिरा दिए। ये जो क्रेडिबिलिटी की डिफीट थी कि भारत से पाकिस्तान के बारे में सच नहीं पता चलता, कि ये एक कलर्ड एक्सरसाइज है जो मिलिशियस है, जिसका एजेंडा है कोई, जो सच पे मबनी नहीं है। और पाकिस्तान जो बात कर रहा है वो एक रिस्पॉन्सिबल बात है, वो एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर मिलिटरीली एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स उसने दिया। ये इसके बहुत सारे समरात हैं जो इस वक्त तक हम देख रहे हैं। इस वक्त भी जो आप और मैं भारत की इस एयर चीफ के बयान के ऊपर के 6 जहाज गिराए हैं जो बात हो रही है, तो द रीजन वी आर लाफिंग इज बिकॉज भारत की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है इस बात पे। आपने तो लाहौर के अंदर फतह कर ली थी और पता नहीं पिंडी से लोग भाग गए थे और इस्लामाबाद वाले अमेरिका चले गए थे और इस तरह की आपने भारत ने तो बातें करनी शुरू कर दी थी। तो और पता नहीं कराची को खुदा न खास्ता क्या कर दिया था। तो उसी क्रेडिबिलिटी लॉस का ये हिस्सा है कि अब दुनिया सारी उनको इस तरह देख रही है। और यही जक्सटापोजिशन साउथ एशिया के अंदर कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल स्टेट है और भारत एक क्रेडिबल स्टेट नहीं है, उसमें ये उसी ने इसी तरह की चीजों की वजह से, अपने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान की रिलेशनशिप वापस रीनेगोशिएट हुई है, जिसके अंदर और हमें फील्ड मार्शल साहब के इस ट्रिप को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। फील्ड मार्शल साहब का ये ट्रिप उन्होंने पाकिस्तानियों से मिले हैं, जी हाँ। जो कि जब भी कोई शख्सियत इस तरह जाती हैं तो वो यूजुअली कोई गेट टुगेदर करते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल का जो मेरे फहम में ये ट्रिप था,
یہ ایک ملٹری ریلیٹڈ ٹرپ تھا جو چینج آف کمانڈ سیریمنی کے اٹینڈنس کا تھا. تو آئی ایم شیور کہ اس کی سائڈ لائنز پہ بہت ساری ملٹری لیکن اس کی پھر بھی سگنیفیکینس ہے, خاص طور پہ پھر ہمارا پڑوس اس کو اس طرح سے دیکھے گا. آمنہ, پچھلے 3 مہینے بھارتی ایئر چیف جو ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے. پھر جب وہ جاگے تو ان کو خیال آیا, جب ان کی آنکھ کھلی کہ بھائی ہم نے بھی نا 6 طیارے مار گرائے تھے پاکستان کے. انہوں نے کہا کہ تو پہلے وہ سنتے ہیں, پھر اس کے بعد کمپیریزن کرتے ہیں کہ یہ وہی ایئر چیف ہے جو اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے. پھر اس کے بعد آج ان کے آرمی چیف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپریشن سندور کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. ہم تو ایک طرح سے اگر آسان الفاظ میں کہوں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے اس آپریشن میں نا. تو یہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھارت اس وقت کیا کر رہا ہے, اور یہ جو ڈیسپریٹ مووز لیے جا رہے ہیں وہ کیوں ہیں. اب اس پہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا 2 مہینے کے اندر دوسرا یہ دورہ ہونا امریکہ کا, وٹ ایور دا ریزنز میں بھی, لیکن انڈیا کے لیے وہ بہت بڑی سبکی ہوگی, اور انڈیا اسے ضرور مزید ڈیسپریٹ مووز کی طرف جائے گا. ایسے ہی ہے. لیکن ہم کچھ نہیں پتا آپ نے کیوں کہا کہ واٹ ایور میں بھی, میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ملٹریلی گئے یا پھر سیاسی تو نہیں. obvious مطلب میرا یہ ہے کہ انڈیا پھر بھی اس کو اپنے خلاف بہت بڑی ہار سمجھے گا اور پھر مزید ڈیسپریٹ مووز کی طرف جائے گا. ہمارا یقیناً سیاسی ہے, سیاسی تو ان کا کوئی دورہ ہے بھی نہیں, اور سیاسی نہ ہو اس وقت تو پاکستان نے ملٹری جس طرح کی شکست دی انڈیا کو, اور ساتھ ساتھ میں ویری رائٹلی سیڈ کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو دی, انہوں نے اپنا مذاق بھی اڑوایا پوری دنیا کے اندر. اچھا, کریڈیبل طریقے سے. پرسوں ہمارے سامنے عیسیٰ نقوی نے ایک بات کی تھی, وہ بڑی اچھی بات تھی کہ اس وقت انڈیا کو دیکھا جا رہا تھا کہ انڈیا شاید ایک ایشین سپر پاور بننے جا رہا ہے. انہوں نے جو اپنے آپ کو پتا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک گریٹر انڈیا کا میپ لگا رکھا ہے کہ ہم انڈیا اپنے آس پاس کے تمام ممالک کو فتح کر لے گا اور ایک گریٹر انڈیا بنا لے گا, اور اس طرح کی قیاس آ رہی ہیں, اور انڈیا اپنے آپ کو ہمیشہ سیل بھی اسی طرح کرتا رہا. تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی کہ ایک ایسا ملک جو ان سے پاپولیشن میں چھوٹا ہے, ان کی آرمی ہماری آرمی سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے, ان کا آرمی کا بجٹ ہم سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. تو ان کو ٹیکنالوجی ہماری بہتر ہے, ان کے بجٹ وغیرہ زیادہ ہے, یہ بات آپ نے درست کی. ٹیکنالوجی ہماری بہتر ہے. ایک سیکنڈ, میں ملٹری ٹیکنالوجی کی سب بات نہیں کری. آئی نو کہ ہماری ملٹری ٹیکنالوجی بہت بہتر ہے. میں آئی ٹی سیکٹرز اینڈ آل کی بات کریں گے. اکانومی ان کی ہم سے بہت بہتر ہے. وہ تو ہماری میم, وہ آپ کی چلا رہی ہیں دوست, ہماری آئی ٹی, تو وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ان کو کس طرح سے شکست دی, اور ان کا جو یہ پلان دنیا کو بتایا جاتا تھا کہ ہم شاید ایک ایشین سپر پاور کریٹ کر رہے ہیں اور ہم دنیا میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. شاید ان کا یہ بھی پلان ہو کہ وہ جو ہے چائنا کو ریپلیس کریں گے. یہ ساری چیزیں ان کی سارے ایسے فالس کلیمز جو ہے نا وہ ملیا گئے, پھر ان کے میڈیا کا مذاق اڑایا گیا. تو اس لیے اس وقت انڈیا از ان نو پوزیشن. انڈیا اس وقت جو بھی کرے, جو بھی کہے, کسی کی بات کے اوپر نہ تو کوئی یقین کرنے والا ہے انٹرنیشنلی, اور نہ ہی یہ چیزیں کہنے سے یا ڈیسپریٹ مووز کرنے سے ان کی جو حیثیت واپس ان کو نہیں ملتی. جہاں تک آپ نے فیلڈ مارشل کی وزٹ کی بات کی نمرا, تو اس کے اندر 2 چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں. فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ جو ہے نا وہ اس لیے بھی بہت سمبولک ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس وقت ہم بہت سالوں سے, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اس سے پہلے بھی ہر حکومت, ہم ہمیشہ, جیسے صاحب نے بھی کہا تھا جب وار شروع ہوئی, تو ہم ہمیشہ سے یہ سوچتے رہے کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا, امریکہ انڈیا کا اسٹرانگسٹ ایلائی ہوگا, امریکہ انڈیا کا اکنامک پارٹنر ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور اس وقت جو امریکہ اور پاکستان کی اور انڈیا کی سچویشن ہے, وہ ڈپلومیٹک ہو, وہ اکنامک ہو, وہ ٹریڈ ہو, یہ ایک اس طرح کے ہم موڈ پہ آ گئے ہیں جو اگر ہم آج سے چند مہینے یا چند سال پہلے سوچتے بھی تو وہ سوچنا بھی شاید امپاسبل تھا کہ چیزیں اس طرح کا رخ لے سکتی ہیں. اور اس کے اندر یقیناً دیر از nobody else but the institution and the government of Pakistan to be praised to bring Pakistan at this level. اور فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہے وہ اس لیے بھی بہت سمبولک ہے کہ نہ کہ انہوں نے صرف وزٹ کیا, وہ عشائیے پہ بلایا گیا ٹرمپ کی طرف سے, اور ٹرمپ کا اس کے بعد یہ کہنا کہ جی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ مجھے آج کا شرف ملاقات بخشا گیا. تو یہ چیزیں پاکستان کی, دیکھیں امریکہ has always been looked at as a super power. امریکی پریزیڈنٹ کا یہ کہنا یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی چوٹ ہے. انڈیا کے لیے, کیونکہ پہلے ہم جنگ کے ٹائم پہ کہتے تھے, ہم جنگ کے ٹائم پہ انڈیا کو یہ کہتے تھے کہ انڈیا کو آصف علی صاحب کا اگر نام سن لے تو شاید انڈینس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے. لیکن اب
ہر دن وہ تکلیف، وہ ٹوٹ، وہ پریشانی ان کی ہر دن بڑھتی جا رہی ہے. ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل کے تعلقات، پاکستان کے ساتھ سائن ہونے والی ڈیل، ٹریڈ ڈیل، سائن ہونے جانے والی ٹریڈ ڈیل. اور دو امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو ان کے وزٹ سے ریلیٹڈ بتا دوں کہ 2019 سے جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ملٹری کوآپریشن اور ملٹری ایکسچینج پروگرامز تھے، جو پاکستانی سولجرز امریکہ جایا کرتے تھے ٹریننگز کے لیے، 2019 سے وہ بند تھے. اب دوبارہ ان کو بھی ریوائو کیا جانے کے اوپر وہاں ملاقات میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ ٹریننگز اینڈ ایکسچینج پروگرامز، ملٹری ٹریننگ پروگرامز ریوائو کیے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم ہے جو بہت طریقے سے ہماری اسٹیٹس آف یونائٹیڈ اسٹیٹ ہو یا وہ پاکستان ہو، آپ کی اسٹیٹس کو جو ہنڈر کر رہا ہے، اسٹیٹس کے اوپر غلط قسم کا امپریشن ڈال رہا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے سوشل میڈیا کوآپریشن کے اوپر بھی بات ہوئی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ہب جو ہے وہ امریکہ، اس کے اوپر اس کوآپریشن پر بھی یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ہم پہلے تو ایڈ سے ٹریڈ پہ آئے اور آج ہم الحمدللہ اس میڈم ایسے میں گزارش کروں، سوری میڈم یہ غیر مناسب بات ہے. میری آپ سے استدعا یہ ہے کہ آئی ایم شیور کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو بڑی کنسٹرکٹیو کانورسیشنز ہیں وہ ملٹری ریلیٹڈ ہوئی ہوں گی. یہ سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کے لیے تو آپ نے منسٹر بٹھائے ہوئے ہیں، ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کرتے ہیں. گزارش اتنی سی ہے کہ سوشل میڈیا کانورسیشن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رکھیں، تھوڑا اپنا بھی بندے کو تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ملٹری کانورسیشن جیسے بھی ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہونی چاہیے. جی ہاں، ٹھیک. ناظرین ہماری گفتگو جاری رہتی ہے، بریک شامل کر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین کئی بار ہم نے اپنے پروگرام میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا، جو ڈمپر مافیا ہے یا جو اس کی وجہ سے جو حادثات کراچی میں پیش آتے ہیں، اس کی تعداد اگر دیکھی جائے وہ انتہائی تشویشناک ہے، افسوسناک ہے. لیکن ہمیں حکومتیں جو ہیں اس کے خلاف کچھ کرتی نظر نہیں آتی. اور آج افسوس کے ساتھ ایک بار پھر سے میرے پاس ایک افسوسناک خبر ہے، وہ یہ کہ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق ہوئے، ان کے والد زخمی ہوئے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مظاہرین جو ہیں، جو مشتعل شہری ہیں، انہوں نے 7 ڈمپر جلا دیے. مطلب کہ آپ کو سڑکوں پہ حادثات تو نظر ہی آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو کیوس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو پھر ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے، یہ آج پہلی بار نہیں ہوا، یہ بہت بڑی تعداد میں بار بار ہوتا آ رہا ہے. ساتھ صاحب یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوتا آ رہا ہے، اور پھر یہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بصد احترام میں اس بات کو کنڈون نہیں کر رہا. یہ نہیں، نہ ڈمپر والوں کو کوئی اس طرح کی ڈرائیورز اور چیزیں رکھنی چاہیے جو لوگوں کو نقصان پہنچائیں، لوگوں کو نقصان پہنچائیں، نہ لوگوں کو جن کا اگر کسی وجہ سے ایکسیڈنٹلی نقصان ہو گیا ہے تو انہیں اس طرح کا اشتعال کرنا چاہیے. لیکن میں گزارش کروں کہ لیکن آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ لوگوں میں غصہ ہے، ہر جگہ لوگوں میں غصہ ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے کے پی کے اندر کچھ علاقوں میں دیکھا، اس سے پہلے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں دیکھا تھا، ہم نے اندرون سندھ کے اندر دیکھا کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو کسی بھی اور ملک کے اندر ہوئی ہو، کسی بھی اور وقت میں ہوئی ہوتی، تو 2-4 لوگ اس کے اوپر تھوڑا چیخو پکار کرتے، ایک مقدمہ درج ہوتا، اس کی قانونی کارروائی ہوتی، بات آگے چلی جاتی. لیکن چھوٹی سی چنگاری سے لوگ تھوڑے سے مشتعل زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ سرویز دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ بات ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لوگوں میں فرسٹریشن ہے، غصہ ہے، مہنگائی کا، پیٹرول کی پرائسز کدھر چلی گئیں، بجلی کے اندر انہوں نے کیا کیا. کراچی میں آپ ذرا جا کے تو دیکھیں جو سڑکوں کا حال ہے، جو ایک بارش 2 دن بارش ہو جائے تو اب کراچی تو کیا، مطلب اب لاہور کی ہم نے حالات دیکھ لیے کہ پچھلے عرصے کے اندر کیا تھا. اور لوگ پھر غصے میں کچھ کہہ دیں تو بھی وہ مسئلے میں. اور میرے خیال میں ہمیں سوسائٹی کے اندر، اور یہ بہت سارے طریقوں سے غصہ نکلتا ہے، آپ آئے دن دیکھتے ہیں، اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں، اس میں چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں. ایسی عجیب فرسٹریشن سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے کہ ہر بندے کو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اگر میں کسی طریقے تھوڑی سی توڑ دوں تو کتنا مزہ آئے. یہ کیوں ہے؟ ہم کیوں اس طرح کے لوگ بنتے چلے جا رہے ہیں؟ ہمارے اوپر وہ کیا پریشرز ہیں، کیا قدغن ہیں، کن چیزوں کو ہم نے سپریس کیا ہوا ہے جن کی وجہ سے اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں؟ میں جان کی امان پاؤں تو کہوں کہ گورنمنٹ کو
FIR काटने से ज़्यादा लोगों से बात करके कुछ उनकी दो चार बातें मान लें ताकि हमारी सोसाइटी में से फ्रस्ट्रेशन कुछ खत्म हो। बहुत बहुत दिल है मुझे कि मुझे कोई डायरेक्टली इस सवाल का जवाब भी जरूर दे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की जो वहां पे गवर्नमेंट कर रही है, आमना रूल कर रही होती हैं, वो कहती हैं एक जमात है, लेट्स से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कहती है MQM को देखिए, MQM है वो जमात इस्लामी पर डाल देगी, जमात इस्लामी MQM पर डाल देगी, तो ये सब ब्लेम गेम ही हमेशा चलती रहती है। कोई अपनी गलती को ओन भी नहीं करता और फिर उसके बाद वो चीज जो होती है वो बिगड़ती ही चली जाती है। मैं इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करती हूँ, लेकिन मुझे साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं फहद कमर, रिपोर्टर हैं कराची से, वो इस मामले को देख भी रहे थे। फहद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि ये जो आज का वाकया है इसकी डिटेल्स क्या है? बहुत शुक्रिया नम्रा आपका। मैं आपको इसका थोड़ा सा पस मंजर बताऊं आपको कि ये एक फैमिली थी जो अपने रिश्तेदारों के घर शादी में शिरकत के लिए गई थी। वो वहां से रवाना हुए, राशिद मिनाज रोड के ऊपर जैसे ही पहुंचे तो एक डंपर की टक्कर से जो है वो भाई बहन मौके पर ही जहां बाग हो गए, जबकि उनके वालिद जो हैं वो शदीद जख्मी हालत में हैं इस वक्त भी। अच्छा, मौके पर जो मुश्तिल अफराद थे उन्होंने फौरी तौर पर डंपर के ड्राइवर को पकड़ा जो फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और जो डंपर था उसको नजर आतिश कर दिया। उस रोड पर आने वाले जितने भी डंपर थे, 1 2 3 4 यानी कि ये तादाद 7 हो गई, उनको जो है वो नजर आतिश करना शुरू कर दिया। मौके पर जो है वो पुलिस पहुंची, उसने हालात जो है वो कंट्रोल पे काबू पाया। फिर जो वहां पर मुश्तिल अफराद थे उनको 10 से जायद जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार किया और थाने मुंतकिल किया। आज जो है वो यूसुफ प्लाजा थाने में जो है वो उनकी चचा की मुद्दत में ड्राइवर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्चों की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। साहब ये बताइएगा, फासले के ऊपर ही 4 से 5 किलोमीटर के फासले। फाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? फाद साहब ये बताइएगा कि जो 10 लोग जो मुश्तिल हुए और जिनके ऊपर अब आप कह रहे हैं FIR वगैरह कटी, ये सारे एक ही खानदान के लोग थे या उन ओरिजिनल लोगों के साथ कुछ और भी मिल गए? नहीं, ये वहां पर मौके पर मौजूद कुछ अफराद थे जिन्होंने ये हादसा होते हुए देखा। उन्होंने डंपर के ड्राइवर को जो है वो फौरी तौर पर पकड़ा, डंपर को नजर आतिश किया। पुलिस ने जो है वो CCTV की मदद से इन तमाम अफराद को जो है वो हिरासत में लिया। फहद, मुझे ये भी बताएं कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन डंपर से मुतालिक, जैसे कि दिन में बाहर नहीं इन्होंने निकलना या क्या होता है, तो उससे मुतालिक ये इम्प्लीमेंटेशन कितनी है, किस हद तक आप जाहिर है इसको देख रहे हैं इस मामले को? नम्रा, बिल्कुल इनकी हैवी ट्रैफिक की जो है ना वो टाइमिंग एक मुकर्रर की गई भी। हाँ। रात 10 से सुबह 7 बजे तक जो है ये शहर के मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन ये जो राशिद मिनाज रोड है यहाँ से न्यू कराची तक या सरजानी तक कोई एक पुलिस एहलकार, एक पुलिस की गाड़ी जो है वो इनको कंट्रोल करने में नहीं दिखाई देगी। ना ही कोई पुलिस ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो सड़क के ऊपर होता है। तेज रफ्तार डंपर हैं, गाड़ियों को जो है वो कुचलते हुए जाते हैं, बाइकों को कुचलते हुए जाते हैं। अप्रैल के अंदर भी हमने ऐसा वाकया होता हुआ देखा जब एक न्यू कराची में बाइक सवार को डंपर ने जो है वो कुचल दिया था। अच्छा। फौरन उसके बाद मुश्तिल अफराद ने जो है वो एक नहीं 11 डंपर और जो मुख्तलिफ बसें हैं, ट्रक हैं, उनको नजर आतिश कर दिया। हुकूमत जो है वो फिर हरकत में आई, दावे किए गए, वादे किए गए, अजाले की बात की गई, लेकिन होता हुआ कुछ नजर नहीं आया। फिर उसके कुछ दिन के बाद न्यू टाउन के करीब जो है एक वाटर टैंकर ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। देखते ही देखते जो है वो वहां पर मुश्तिल अफराद ने 5 वाटर टैंकर को आग लगा दी। फाद साहब ये बताइए, वो हरकत में आई, दावे किए गए उनको। फाद साहब ये बताइए कि ये जो रिपीट वाकयात हैं इनकी क्या वजह है? ये ड्राइवर्स ठीक नहीं है, ये डंपर्स ठीक नहीं है, ये सड़कें ठीक नहीं है, ये लोग, इसमें मसला क्या है? ये क्यों ठीक है? एक दफा एक डंपर के नीचे कोई हादसाती तौर पे कहीं पे हो गया कुछ, चले साल में हर साल बाद 2 दफा, 1 या 2 दफा, लेकिन ये तो नहीं किसी भी शख्स का हर तीसरे महीने तो नहीं एक्सीडेंट हो जाता। तो ये डंपर्स ही क्यों बार बार, या ये क्यों लोगों को कुचल रहे हैं? क्या मसला है? मसला शहर में एक नहीं है, यहाँ पर सड़कों का फुकदान है। अच्छा। गाड़ियों की, हैवी गाड़ियों की जो है वो फिटनेस का फुकदान है। ड्राइवर जो है वो उनकी नींद नहीं पूरी होती और कुछ ड्राइवर जो है वो नशावर चीज खाकर ड्राइविंग करते हैं। हुकूमत की जानिब से ये तमाम दावे किए गए थे कि गाड़ियों की फिटनेस चेक की जाएगी, ड्राइवर को जो है वो मेडिकल कराया जाएगा, लेकिन होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा।
सड़कों के ऊपर That's very निकलते हैं। unfortunate. अब जो डंपर हैं वो दिन में रेती बजरी का उठाने का काम करते हैं, रात में जो है वो कचरा उठाने का काम करते हैं। अब ये डंपर जिन्होंने कल रात को वही जो पानी के लिए भी तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़की को कुचला है। चेक करवाएं फहद साहब, मुझे लग रहा है उसी के अंदर पानी भी हो सकता है दोपहर को दे रहे हो। फहद मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं आमना का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं। मैंने उनसे नहीं सवाल पूछा था। आमना, आपको क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी, जाहिर है वो जैसे साथ साहब कह रहे हैं रिपीटेडली हो रहा है ना, तो जाहिर है कुछ तो वजूहात है जिसकी वजह से ये वाकयात पेश आ रहे हैं और फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन जहां सिर्फ हुकूमत वादे करती है बस। लेकिन हम ना अनफॉर्चुनेटली ये तो एक आई थिंक खुला सच है कि सिंध में हुकूमत की कारकर्दगी किस तरह की रही और क्या अवाम को कोई रिलीफ कभी नहीं। मैडम आप छोड़ देना उनको एलाय फिर बनाना, अगर वो नहीं सही लोग। फोकस नहीं किया गया। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही। बात ये है कि हुकूमत के ऊपर जहाँ तक अगर वो सही भी नहीं है, वो काम भी नहीं करते, आपके एलाइज भी हैं। उससे ज्यादा बड़ी बात ये है ना, हमें ये समझना पड़ेगा कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर डंपर के हादसे हो रहे हैं तो क्या ये बात इस अवाम को इस बात की इजाजत देती है कि ये लोगों के ऊपर हमला करते हैं? मैडम अवाम को ना इसमें कुछ कहें, आप हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताएं। अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर, बैरिस्टर साहब आपकी बात मैंने बहुत खामोशी से सुनी। आप हुकूमत हैं, कुछ हुकूमत का बताएं। बगैर इंटरप्शन के आपकी बातें सुनी, तो आप प्लीज थोड़ा सा हौसला रखें। मुझे पता है कि आपको बहुत तकलीफ इसलिए हो रही होगी क्योंकि ये हमला आवर होने का कल्चर आपने और आपकी जमात ने ही शुरू करवाया है। और खुदा का वास्ता बच्चों की शहादत है, नहीं कोई सियासी बात हो रही, आप हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं। बात नहीं कर रही, लेकिन आप सियासी बात कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत का बताएं, कोई सियासी बात नहीं है, बच्चों की शहादत है, हुकूमत का बताएं। जवाब देना है कि आवाम के अंदर जो लीडरशिप होती है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आवाम को सही और गलत का तयन करना है, वो सही और गलत में तफरीक करनी सिखाए। लेकिन जब जिस मुल्क की लीडरशिप आवाम को हमला करना सिखाएगी, जलाना सिखाएगी, मारना सिखाएगी, जान लेना सिखाएगी, उस मुल्क के अंदर जब ऐसे हादसात होंगे तो उस लीडरशिप की निशानदेही करना इंतहाई जरूरी है, ताकि इस तरह की लीडरशिप से हम अपनी आवाम को निजात दिला सके, जिनकी वजह से आज हमारी आवाम में हमारे बच्चे इस हद तक उकसाए जा चुके हैं कि वो ये तमाम हरकतें करने पे उतर आए। ये बहुत जरूरी है। ये आपका ये कहना है कि ये सियासी बात नहीं है, ये काफी नहीं है। हमारे बच्चों की जानें जब जाती हैं तो हमें तकलीफ होती है। आप लोग तो इस चीज को देखते हैं कि वाह हुकूमत को शिकस्त दे दी, हमें तकलीफ होती है पाकिस्तान के किसी भी सूबे, किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे में किसी भी बच्चे मैडम तकलीफ से आगे बढ़े ना, इकदामात हुकूमत क्या कर रही है ये हाल है। तकलीफ तो सबको हो रही है। आप हुकूमत हैं, आप टैक्स पेयर से तंख्वाह ले रही हैं, आप इकदामात क्या कर रहे हैं ये आपसे सवाल है। तकलीफ तो सबको हो रही है। मैं आपको इसका जवाब सबसे पहले जुमले के अंदर हूँ। आप अगर पंजाब में होने वाली प्रॉब्लम्स का जवाब अली अमीन गड्डापुर से नहीं मांगते तो आप सिंध में होने वाली मैडम वो आपके एलाइज हैं, खुदा का वास्ता वो अली अमीन के नहीं है। आप इसको ना बनाएं सियासी, खुदा का वास्ता इसको सीरियस लें। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों से तो जवाब मांगे तो मैं आपके साथ खड़ी होंगी जवाब मांगने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ फहद से हम थोड़ी, मैं एक सवाल मेरा सवाल भी ऐड कीजिएगा फहद की, आज फिर क्या रिएक्शन सामने आया सिंध गवर्नमेंट का इस पे? पहले की तरह बस वादे हुए, पहले की तरह कहा गया बहुत अफसोस हुआ, हमें ये नहीं होना चाहिए, और बस इस तरह की 2-4 इमोशनल बातें करके अपनी जान छुड़ा ली। फहद साहब जरा साथ ऐड कर लीजिएगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि सिंध में कि कराची में खास तौर पे ये जो डंपर्स और टैंकर्स हैं ये बस चंद लोग कंट्रोल करते हैं? मैं पहले नम्रा की बात का जवाब दूं कि वही हर दफा की तरह जब कोई हादसा होता है या तो लवाकिन एहतजाजी धरने पे बैठ जाते हैं या डंपर मालकान या उनकी एसोसिएशन जो है वो एहतजाज पे बैठ जाती है। कराची में जो है वो डंपर एसोसिएशन जो है वो 2 धड़ों में डिवाइड है, एक लियाकत महसूद और एक हाजी यूसुफ। लियाकत महसूद ने जो है वो हाईवे बंद कर दिया था, वहां पे धरने पे बैठ गए थे, जबकि हाजी यूसुफ ने जो है वो राशिद मिनाज रोड के ऊपर जो है वो एहतजाजी धरना दे दिया था। फिर उसके बाद शर्जील मेमन जो है ये तमाम फहद साहब ये बताइए कि ये जो 2 आपने ग्रोव्स बताए जिनके थ्रू ही ड्राइवर की ट्रेनिंग भी होनी है, मंशियात की टेस्टिंग भी होनी है, डंपर्स की क्वालिटी भी बेहतर होनी है,
क्या इन दोनों का कोई सियासी गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी है? गवर्नमेंट इनको कुछ कह सकती है या ये भागेंगे पाकिस्तान से? नहीं, इनकी गवर्नमेंट के साथ जो इनकी कोई कनेक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन हुकूमत इनसे जरूर ड्राइवर के फिटनेस, गाड़ियों के फिटनेस जो है वो मांग सकती है, लेकिन अभी तक इन लोगों ने कोई भी ड्राइवर की या गाड़ियों की फिटनेस जो है हुकूमत को फराहम नहीं करी। हादसा जो है वो रुनुमा होते हैं, इकदाम किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। आज भी जो है वो शर्जील इनाम मेमन जो वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने जो है वो तमाम ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद को जो है अपने साथ बिठाया और जो नुकसान हुआ है उसके अजाली की भी बात की गई, जिसके बाद उन्होंने अपने एहतजाजी धरना खत्म कर दिया। लेकिन वही दावे, वही वादे, अल्लाह न करे आने। ये मुझे समझ वैसे खुद जाती तौर पे कभी नहीं आए कि जब भी कोई हादसा होता है, शर्जील मेमन साहब जो हैं वो इसमें अब वो क्या करेंगे? कोई उन्होंने स्टेप्स बताए? अभी तो उन्होंने एहतजाजी धरना खत्म करने के लिए उनके मुतालबा जो है वो मान लिया है कि उनकी जो नुकसानात हुए उनका अजाला किया जाए, तो वो मुतालबा उन्होंने मान लिया है। उनका एक और मुतालबा ये था कि ऐसे जो मुश्तइल अफराद हैं फौरी तौर पर पुलिस उनको कंट्रोल करे ताकि वो मुश्तइल अफराद को तो कंट्रोल करते हैं। जो डंपर्स के बारे में उन्होंने कोई बात की कि इसमें हम कोई क्वालिटी बेहतर करेंगे ताकि बच्चे नीचे ना आए, हादसे ना हो, कोई पॉलिसी ये ड्राइवर्स के बारे में कोई इस तरह की बात हुई? हुकूमत की जानिब से माजी में भी बहुत दफा पॉलिसी जो है वो जारी की गई थी, यही कि डंपर गाड़ियां, ये तमाम हैवी ट्रैफिक की जो है वो फिटनेस लेटर जो है वो जारी किए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई फिटनेस लेटर जारी नहीं किया गया। ट्रैफिक पुलिस शर्जील साहब ने आज इस पे बात दिए गए थे कि दिन में अगर कोई डंपर को, शर्जील मेमन साहब ने आज इस पे बात की है। शर्जील मेमन साहब ने बाज़ाब्ता खुद तो नहीं, उनका एक बयान जारी हुआ था कि ये जो डंपर एसोसिएशन का नुकसान हुआ है, डंपर मालकान का जो नुकसान हुआ है उसको अजाला किया जाएगा, लेकिन बाज़ाब्ता खुद जो है वो मीडिया पर आकर ऐसी कोई बात नहीं करी। दोपहर में जो है वो नेशनल स्टेडियम में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अफसोस का इजहार किया था कि डंपर की टक्कर से जो है वो दो भाई बहन जो है इनसे इजहार है। जी फहद, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। आमना, आपका बहुत शुक्रिया। साथ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंतहाई अब कहना पड़ता है कि जब भी कोई इस तरह का वाकया अफसोसनाक पेश आता है तो हमारे जो हुकूमती अरकान होते हैं, जो पोजीशंस पे बैठे होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो ये कह देते हैं कि बहुत अफसोस हुआ, 5 लाख रुपए दे दिए, 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन जानी नुकसान जहां पे होता है वहां पे कभी पैसे उसको कभी भी कवर नहीं कर सकते। तो हमारी हुकूमत को अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप वो जो लवाहिकीन है उनको पैसे देके जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं या फिर बयानात, स्टेटमेंट्स इमोशनल किस्म की। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।